सैरा बस ग्याल गुण मारूड़ी। डाली कटेलित माटी बगली, डाली कटेलित माटी बगली, न कुड़ी न पुंगड़ी न डोकरी बचाली। नमस्कार, अमर उजाला से मैं विजय लक्ष्मी। आज हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जिन्होंने पहाड़ का सौंदर्य हो या पहाड़ की पीड़ा, या जन सरोकारों के मुद्दे हो या राजनीतिक अव्यवस्था, सब पे अपने गीतों की छाप छोड़ी और गीतों के माध्यम से जन जन तक लोगों तक पहुंचा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी की। नमस्कार सर, अमर उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी अमर उजाला के दर्शकों को भी और आप लोगों को। नरेंद्र सिंह नेगी जी से बात हो रही हो और गीतों पे बात ना हो और गीतों से ही शुरुआत ना हो, तो सबसे पहले तो यही है कि आपका पसंदीदा गीत क्या है? सभी गीत मेरी पसंदीदा हैं। अगर मैं पसंद के लिए होता अगर तो हम दो लाइन अगर सुनना चाहे शुरुआत उससे। नहीं, किस गाने के? मैं तो लगभग 350-400 गाने। जो आपका पहला गीत था? पहला गीत तो मैं कई बार चैनलों में बता भी चुका हूँ। वो एक महिलाओं के जो दर्द है, पीड़ा है, श्रम है, जो मेहनत पहाड़ों में महिलाएं करती हैं, उसी पर था। मैं अपने घर से ही बचपन से देखता आ रहा हूँ। बाद में जब थोड़ा समझ बढ़ी तो पता लगा पूरे पहाड़ की महिलाओं की यही स्थिति है। उसी पर एक गीत शुरू में मैंने लिखा। जब मैं पहला गीत लिखा 1974 में, तो वो था सैरा बस ग्याल बुण मारूड़ी, कुटण मां यूंग पीसी बीतेना, प्यारा सदनी इनी दिन रहना हो। सैरा बस ग्याल बुण मारूड़ी, कुटण मां। नौकरी में होते हुए भी आपने फिर गीतों को गाना, इसके लिए समय कैसे निकाल पाते थे? उसके लिए समय क्या है, उसके लिए सोचना ज़्यादा महत्वपूर्ण है गीत लिखने के लिए। और सरकारी नौकरी में रहते हुए ही मैंने ये मेरी जर्नी नौकरी लगने के बाद ही शुरू हुई थी। और जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, जो मैंने लोगों से सुना, अपने पहाड़ के लोगों से, तो मैंने पहाड़ में ही सर्विस की है। और रहा भी मेरा शिक्षा दीक्षा सब पहाड़ में हुआ, पौड़ी गाँव का रहने वाला से। तो उन्हीं सबको देखते हुए ही जब भी मुझे मौका मिलता था, मैं 2-4 लाइनें लिख लेता था। यही स्थिति उसमें रही। उसके लिए ऐसी कोई बंदिश नहीं थी कि मुझे करना ही करना है, लेकिन जब भी मन में हुआ, देखा, समझा, समझ में आया, उसमें लिखने बैठ गया। कभी सुबह उठ के लिख दिया, कभी ऑफिस से आने के बाद, कभी दिन में, छुट्टी के दिन। अवसर तो मिल जाते हैं, अगर आपको कुछ करने की ठान रखी हो आपने, तो अवसर भी मिल जाते हैं। समय मैनेज करना पड़ता है। आम जनमानस नरेंद्र दा को सुनते हैं, लेकिन नरेंद्र दा किसको सुनते हैं? नहीं, मैं तो चूँकि मैं ये लोक भाषा, लोकगीत, लोक संगीत से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, शुरू से रहा हूँ, उससे बाहर मैं गया नहीं। तो निश्चित रूप से मैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, गा रहे हैं, लिख रहे हैं, वह उन्हीं से ज़्यादा घिरा हुआ रहता हूँ। और उन्हीं को पढ़ता भी हूँ, लिखता भी हूँ और सुनता भी हूँ। आजकल नई पौध आ गई है, नए बच्चे आ गए हैं, तो नए बच्चों को भी सुनता हूँ कि कौन क्या गा रहा है, कौन क्या विषय है, क्या कंटेंट है इन लोगों के गीतों का, वो भी सुनता हूँ। आजकल के जो संगीत है, इसमें नए प्रयोग हो रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं कितने हद तक सही है? भाई, प्रयोग तो होते हैं, हर युग में हुए हैं। और नए बच्चे हैं, जैसा उनको माहौल मिला है, वो उस रंग के गीत लिख रहे हैं।
मुझे जो माहौल मिला वो मैंने बता दिया। वो मैं पहाड़ों में महिलाओं की जो दशा थी उस समय, मेरे गीत लगभग 60-70 साल में जो पहाड़ की स्थिति थी उस पर ज़्यादा मेरे गीत हैं। तो मैंने अपने वातावरण जो उस समय था, जो सर्कमस्टांसेस उस समय थे, जो लोग उस समय थे, जो परेशानी, जो सुख दुख उस वक्त में मुझे दिखाई दिए, मैंने समझा, मैंने भोगा, वही मैंने लिखा है। आज जो बच्चे पहाड़ों से बहुत ज़्यादा रहे नहीं, उन्होंने पहाड़ी जीवन को बहुत नज़दीक से देखा नहीं, तो उनके विषय थोड़ा सा हटके हैं। तो यही है और ये प्रयोग चलते रहते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि लोग किसे पसंद करते हैं। लोग अपना वो पुराना ज़माने के चीज़ें पसंद करते हैं, गीत पसंद करते हैं, या अब नए ज़माने जो नए बच्चे आ रहे हैं, नए गायक आ रहे हैं, नए लिखने वाले आ रहे हैं, उनको पसंद करते हैं। तो कलाकार को तो समाज ही बनाता है, कलाकार को तो लोग ही बनाते हैं। कलाकार और नेता ये दोनों लोग बनाते हैं। तो लोगों को जो पसंद है वो नेता भी अपनी पसंद का चुनते हैं, तो कलाकार भी वो अपनी पसंद का चुनते हैं। यही यही क्रम चलता है। नेताओं पे बात की तो आपने राजनीति पे भी अपने गीतों के माध्यम से कुछ तंज कसे हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो उस दौरान क्या रहा माहौल? अब माहौल तो तनाव का तो रहा ही माहौल। वो तो मैंने उस गीत के लिए मैंने एक कांग्रेस के शासन में भी लिखा गीत। लोक संविधान में जब बीजेपी का शासन आया उस समय भी आप कद का खैले, उसमें भी बीजेपी की शासन की नीतियों पर और वहाँ पर जो जन विरोधी काम हुए हैं उन पर मैंने तंज कसे हैं, व्यंग कसे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार किया हो, मुझसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने ये किया है, लेकिन मैं नौकरी में रह के ये सब नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने पहले नौकरी छोड़ी 6 साल और उसके बाद मैंने फिर ये गाना लिखा। ना लिख तो मैं पहले दिया था, लेकिन मैंने उसको पब्लिक नहीं किया था। उसके बाद फिर ये है कि कैसेट्स में मैंने डाले, कैसेट में डाले तो लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन नेताओं के बिरकुटियाँ तन गई। उन्होंने कहा इस आदमी को ये करो, इसको वो करो। फ़ोन भी बहुत आते थे धमकी के। अच्छा, तो मैंने परवाह नहीं की। हमने कहा मैंने जो करना था कर लिया, आपको जो करना है कर दो। साधारण आदमी। तो ऐसा चलता रहा, बहुत लंबी दास्तान है। आपके जीवन में कोई ऐसा राजनेता जिससे आप बहुत प्रभावित हैं? नहीं, मैं नेताओं से तो प्रभावित नहीं हूँ, क्योंकि मेरी उम्र भी 76 हो गई है ना। और मैंने कांग्रेस का शासन भी देखा है, बीजेपी का भी देखा है, ये लोग भी देखे हैं, है ना। लेकिन ऐसा कोई नेता नहीं कि जिससे हम कहेंगे हाँ ये कोई बड़ा नेता है, इन्होंने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए बहुत बेहतरीन काम किया है, लोग उनकी वाहवाही करें। तो ऐसा तो मैं नहीं मानता, लेकिन यह है कि वो जनता के चुने हुए हैं, इसलिए मेरे मानने न मानने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं। जनता ने चुने हैं, वो ज़बरदस्ती तो बैठे नहीं हैं कुर्सियों पे, तो जनता ने उनको चुना है, तो संवैधानिक दृष्टि से तो वो माननीय हुए ही हुए, उसमें कोई दो राय नहीं है। और आप आप माने उनको न माने, लेकिन संविधान मानता है। आप प्रभावित ऐसे किसी से नहीं हैं? नहीं, ऐसा कोई है नहीं कि जिसको मैं आदर्श मान के चलूँ कि भाई ये नेता है, ये मेरा आदर्श है ना। प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, आपदा पहले भी आई हैं और दिन पर दिन आपने अपने गीत में भी, आपका जो गीत है यूं डालियों ने काटा, वो मेरा पसंदीदा गीत है। बहुत पहले लिखा था मैंने, जी, 35-40 तो साल आपने पहले। मतलब इतने सालों 40 साल पहले सतर्क कर दिया था कि पेड़ काटोगे तो उसका क्या परिणाम होगा। मिट्टी बहेगी। तो आप इसको किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? ये जो आपदाएं हर दिन देखिए, आती हैं। अब ये है ना कि पहाड़ का जीवन तो, पहाड़ तो घर पहाड़ में ही बनेंगे। हम पहाड़ों में रहते हैं तो घर पहाड़ों में ही बनेंगे। वहाँ तो हर आदमी को ऐसी चौरास ज़मीन तो मिल नहीं सकती, हर गांव तो ऐसा बस नहीं सकता, इक्के दुक्के गांव होंगे। और फिर जगह जो स्पेस मिलता है लोगों को, जहाँ बिल्कुल खड़े पहाड़ हैं, वहाँ फिर वो नदी के किनारे जो थोड़ा समतल होता है
वहाँ बसना शुरू कर देते हैं। और वो ही ख़तरनाक है, क्योंकि जब नदियाँ अपना बरसात में अपना रूप दिखाती हैं, ऊपर से पहाड़ टूटते हैं, बारिश की वजह से आपके बादल फटते हैं, तो वो जो है उन पे वो खतरनाक हो जाता है, खतरनाक रूप ले लेता है। और रास्ते में जितने भी बोल्डर्स वगैरह हैं, वो बहते हुए आते हैं, और जब वो टकराते हैं मकानों से, तो निश्चित रूप से उसमें नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा जन धन की क्षति होती है। ये पहाड़ का भाग्य है। पहाड़ों में रहना है तो ये प्रकृति का ये प्रकोप भी सहना पड़ेगा। अब सरकार उसमें कितने बचाव कर सकती है, ये सरकार को सोचना है, क्योंकि पहाड़ में तो लोग पहाड़ में ही बसेंगे, लेकिन सरकार उनके जीवन की सुरक्षा कैसे कर सकती है, ये सोचने का काम हमारे सरकार में, जो पहाड़ी राज्य की सरकारें हैं, केवल कुर्सी में बैठने के लिए नहीं है, वो सोचें कि पहाड़ में रहने वाले लोगों को, या ऐसी जगह रहने वाले लोगों को, या नदी या नालों के किनारे बसने वाले लोगों को कैसे बचाया जा सके। तो ये सरकार का विषय है, उनको कैसे सेफ्टी दी जाए। आप रिटेनिंग वॉल बनाइए उनके उसके लिए, ताकि पानी आसानी से अंदर न जाए, या वो लोग बह के न आएँ। नदियों के मुहाने जो हैं उनके लिए थोड़ा उनको और गहरा किया जाए, तो ज़्यादा पानी जो है उससे अपने रास्ते में बहेगा। तो ऐसे कुछ प्रयास अगर हों तो शायद कुछ जानें बच सकती हैं। तो ये तो गेंद सरकार के उसमें है, और लोगों के लिए ये है कि भाई नदी के एकदम किनारे बसेंगे तो रिस्क तो है ही, रिस्क तो है ही। लेकिन कहीं ना कहीं लोग भी कई बार जिम्मेदार पहाड़ टूटते हैं तो गांव के गांव भी आ जाते हैं। नदी के किनारे, जैसे अभी ऊखीमठ में हुआ था एक बार, ऊपर से पहाड़ कटा टूटा, तो वो सीधे नदी में होके और दूसरे गांव के ऊपर चल गया। वहाँ बहुत कैजुअलिटी हुई। मैं उस समय सरकारी नौकरी में था, तो मेरी ड्यूटी ऊखीमठ में लगी थी। वो पत्रकार सरकार के खिलाफ बहुत कुछ लिख रहे थे, तो मुझे फिर कमिश्नर साहब ने कहा कि वहाँ जाइए और वहाँ जो वास्तविक स्थिति है उसको जो है सूचना विभाग के प्रेस से करवाइए। तो उस समय मैंने नज़दीक से देखा था ऊखीमठ। अब सरकार की बात हो रही है, तो गैरसैंण जो राजधानी है उसको लेके आपका क्या? तो मैं तो कहीं भी लिख चुका हूँ राजधानी पे, है ना। संविधान देहरादून। हाँ, लेकिन सर वो मैं उस पे तो बहुत कुछ लिख चुका हूँ गैरसैंण पे। तो अब सरकार ये गलती वहाँ से हुई है जहाँ सबसे पहले राज्य बना था, और बीजेपी को ये मौका मिला था यहाँ पे शासन करने का। अगर उसी समय अगर वो तंबू वहाँ गाड़ दिए होते गैरसैंण में, तो आज तक तो वहाँ बिल्डिंग बन के एक अच्छा राज्य की हमारी राजधानी हो गई। लेकिन वो भी नहीं चाहते थे कि हम इतने पहाड़ के अंदर घुसें, और ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे और हम जो है ऐसी कठिन परिस्थितियों में रहें। तो अब ये चल रहा है, फिर जनता के प्रेशर से उन्होंने बीकेसैंण में गैरसैंण के पास राजधानी बना तो दी, लेकिन अब पहाड़ के ही विधायक वहाँ जाने को तैयार नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी जाड़ों में, तो विधायक कहने लगे पहाड़ों के कि जी वहाँ ठंडा है, वहाँ नहीं आएंगे। ये मेरी समझ में नहीं आई। मसूरी का विधायक कह रहा है कि वहाँ ठंडा है, पौड़ी का विधायक कह रहा है है ना। 23-24 की लिस्ट आई थी, ये लोग पहाड़ के विधायक पहाड़ नहीं जाना चाहते, है ना। ठंडा है, पहाड़ ठंडे नहीं होंगे तो क्या करा रेगिस्तान। तो ये विडम्बना है कि हमें ऐसे नेता मिल रहे हैं। आह्वान भी किया, उस आंदोलन से जुड़े आप, तो अब वो कानून बन गया है, तो इससे कितने संतुष्ट है? अब मैंने वो कानून अभी पढ़ा भी नहीं है ना। और मेरी संतुष्ट होने से पब्लिक कितनी संतुष्ट है, जो आंदोलनकारी हैं उन्हें क्या उस आदेश में कुछ दिखाई देता है, कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है। मैंने अभी पढ़ा नहीं, विस्तृत नहीं पढ़ा, मैं केवल खबर सुनी 1-2 लाइन। तो अब अगर इसका मतलब आंदोलन अगर उसके बाद नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब लोग संतुष्टि होंगे, है ना। तो अब ये देखना है धीरे धीरे, क्योंकि आंदोलन
से ही पता लगता है कि लोगों में रोष है, आक्रोश है। अगर आक्रोश नहीं हो रहा है तो इसका मतलब लोग संतुष्ट हैं। नहीं, आक्रोश तो है, ये है लेकिन प्रकट नहीं हो रहा है प्रकट ना। नहीं हो रहा है जी। तो आक्रोश अगर अंदर ही अंदर है तो वो तो अंदर अंदर घुटने से तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। वो तो कुंठाएं हमारी, कोई गलत काम कर रहा है और हम कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है तो हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो आंदोलन का भी यही हिसाब है, जो त्रस्त होता है, टूटता है तो सड़कों में दिखाई देता है। आज उत्तराखंड जो राज्य हमें मिला तो वो चुपचाप बैठ के तो नहीं मिला। आप तो जानते हैं कितना संघर्ष हुआ, कितना बलिदान हुआ, कितने लोग मरे, कितने लोगों के साथ, कितनी महिलाओं के साथ वहाँ पे वो हुई। और एक लंबा संघर्ष था वो, ऐसा नहीं कि वो एक आध महीने के आंदोलन हो, बहुत लंबा संघर्ष था वो। 50वीं दशक से लेके और लास्ट में 2000 तक। तो आंदोलन तो पहाड़ों को तो हर चीज़ के लिए आंदोलन करना पड़ता है, चाहे वो विश्वविद्यालय के आंदोलन, कभी बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुए हैं। बहुत सारे आंदोलन ऐसे हुए हैं जो आंदोलन करने के बाद ही कुछ मिला है पहाड़ को। राज्य आंदोलन से मिला। हाँ, राज्य भी आंदोलन से ही मिला, ऐसा किसी ने दिया नहीं, खाली में रख के। बोली भाषा हमारी अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। आज की पीढ़ी, जो नई पीढ़ी आ रही है, कई घरों में तो बोली ही नहीं जा रही, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसी। तो इसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए? इसके लिए तो हमने तो सरकार से बराबर हर उसमें कहते हैं कि भाई तो हमारी भाषा जो है ये इसको स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, इसलिए कि लोग अब पहाड़ से नीचे आ गए हैं, मैदानी क्षेत्रों में आते जा रहे हैं, तो उनको माहौल वो नहीं मिल पा रहा है कि जो अपनी भाषा अपने गांव के लोगों से या अपने परिवार के लोगों से सीख सकें। तो उसके लिए अगर थोड़ा स्कूलों में क्षेत्रीय भाषा का भी विषय हो तो निश्चित रूप से ये भाषा कम से कम टिकी रहेगी। बाकी हम गीत संगीत के ज़रिए तो लोगों तक पहुंच ही रहे हैं, अपनी भाषा को पहुंचा रहे हैं। तो इसमें जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी जोर दिया गया है, सरकार ने दिया है कि वह क्षेत्रीय भाषाओं में काम, स्कूल के छोटे बच्चों को क्षेत्रीय भाषाओं से शुरू करना चाहिए। एकदम से उन पर कोई भाषा नहीं थोपनी चाहिए, जो वो गाँव घर में बोलते आ रहे हैं उस भाषा से ही उनका पढ़ाई का शुरुआती पढ़ाई होनी चाहिए। वो एक अच्छा कदम है, उसमें उनकी भाषा भी बची रहेगी। और बाकी तो भाषाएँ आदमी जितनी ज़्यादा सीखे उतना अच्छा है। अब नेहिदा के सामने बैठे हैं और कुछ गीत की पंक्तियां ना हो, क्या गाँव कुछ बढ़िया सा गीत। मुझे याद नहीं रहते। अच्छा, अभी इतना वो हो गया ना, दिमाग में भर गया है कि मुझे गाने याद नहीं रहते। तो समझ मुझे कोई आ नहीं रहा है, आप बोले एक मेरा जो एक तो मेरा गाना हुआ है यूं डालियो न काटा, हाँ, तो जो मेरा सबसे उसकी पसंद। 2 लाइनें याद आ रही हैं। क्योंकि अब ये लोग आए हुए भी बहुत सारे है ना, अभी रोज रोज तो मैं गाता नहीं हूँ, जी। अभी सालों पहले गाया हुआ है। डालियों न काटा दीदो, डालियों न काटा यूं, डालियों न काटा भूलियों, डालियों न काटा, डालियों न काटा दीदियों, डालियों न काटा यूं, डालियों न काटा भूलियों, डालियों न काटा। डाली कटेलित माटी बगली, डाली कटेलित माटी बगल, न कूड़ी न पुंगड़ी न डोखरी बचाली, नूड़ी न पुंगड़ी न डोखरी बचाली। डाली कटेलित माटी बगली, न कूड़ी न पुंगड़ी न डोखरी बचाली। ना काटा तो डालियों, डालियों न काटा भूलियों, डालियों न काटा तो, डालियों न काटा दीदियों, डालियों न काटा। नई पीढ़ी के लिए आपका कोई संदेश? नहीं, नई पीढ़ी में देखो, मेरा क्षेत्र तो ये गीत संगीत का गायन, है। हाँ, संगीत गायन के क्षेत्र में जो नई पीढ़ी आ रही है। हाँ, मैं वो कई बार कह भी चुका हूँ कि अब देखिए नए बच्चों के कंठ तो बहुत अच्छे हैं, मधुर कंठ हैं सभी के। कंटेंट में मुझे थोड़ा सा शिकायत रहती है कि इनका
कंटेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है और पहाड़ से रिलेटेड नहीं है ना, पर्वतों से रिलेटेड नहीं है, जहाँ के हम गीत गा रहे हैं, जिस भाषा के हम गीत गा रहे हैं, उस भाषा से रिलेटेड वो चीज़ें बहुत कम सुनाई देती हैं। ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं उनके यहाँ कुछ लोग तो बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, 5-10 लोग ऐसे हैं जो कि जुड़ के लिख रहे हैं, पहाड़ों से जुड़ के लिख रहे हैं अपनी भाषा में। लेकिन कुछ लोग इसको बहुत ही लाइटली ले रहे हैं और लाइट लेके करते हैं, तो लोगों में भी मुझे लगता है यार क्या गाने आ रहे हैं आजकल। लेकिन उसमें सबको नहीं लपेटा जा सकता कुछ, लेकिन बहुत कम हैं जिन्होंने पहाड़ भोगा होगा, जिन्होंने पहाड़ देखा होगा, पहाड़ की व्यवस्थाएँ, पहाड़ की महिलाओं का सुख दुख, पहाड़ के लोगों का सुख दुख देखा समझा होगा। वो उनका उनका ज़रा कंटेंट ठीक रहता है। बाकी तो जो बच्चे यहीं पढ़े यहीं बड़े हुए दिल्ली में बम्बई में, यहाँ जब उनका काम देखते हैं तो उनका काम में थोड़ा सा मुझे वो लगता है कि यार ये पहाड़ से जुड़ा हुआ होना चाहिए बच्चों को। तो ये मैं बताता भी रहता हूँ बच्चों को, और जब भी कोई प्रोग्राम होता है मेरे साथ जो बच्चे जुड़ते हैं मैं उनसे भी रहता हूँ ऐसी रचनाएँ करो। मैंने तो ऐसे ही किया है। अब वो नए बच्चे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो रोका भी नहीं जा सकता है ना। मुझे भी किसी ने रोका था तो रोका भी नहीं जा सकता है, तो करो। अब पब्लिक उसको, जनता उसको, हमारे लोग उसको कितना स्वीकार करते हैं, कितना अस्वीकार करते हैं, हमारी निर्णायक, हमारा जज तो हमारी जनता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।